Hello everyone. Have you ever heard about word cell? I hope most of you are aware about word cell. So I want to ask you all one question, and my question is, how many cells are present in your body? Yes, my question is, how many cells are present in your body? Students, you won't believe total number of cells that are present in your body is 37.2 trillions. Yes, this number is in trillions, and there are 13 zeros in trillions. Before starting my video, I want to say hello to all. This is Monica Kashyap, PGT Biology in SKS International Gurukul, and you all are watching Bio For You channel. Dear students, this video is going to be most interesting because I have made this video on special demand of my school time English teacher, and her name is Mrs. Bhavna Verma. She is English teacher in Jawahar Navodaya Vidyalaya, and I want to tell you that I have also completed my studies from Jawahar Navodaya Vidyalaya. One day I was talking to ma'am on Facebook. She said to me that beta, I have taught you when you were in your secondary classes. Now it's your turn to teach my daughter, especially your subject, that is science. So ma'am, this video is specially for your daughter and my dear students. Thanks for giving me this opportunity to teach you all. Dear students, you will be surprised to know that there is post office in your cell. Yes, you heard right. Post office? Yes. Then there is powerhouse, control room of your body, and suicidal bags are also in your small cell. जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, और माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लिविंग और डेड सेल्स के स्ट्रक्चर्स की डिटेल्ड स्टडी करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, बी विद मी टू गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट होल चैप्टर. दिस चैप्टर इज कॉमन इन क्लासेस 8th, 9th and 11th. In class 8th, chapter name is Cell Structure and Functions. In class 9th, the chapter name is The Fundamental Unit of Life. In class 11th, the chapter name is Cell, the Unit of Life. So do not forget to subscribe and like this video. I am 101% sure that आज आपको सबको यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर सीखने को मिलेगी, चाहे आपकी बायोलॉजी स्ट्रीम हो या ना हो, बट आपको इतने इंटरेस्टिंग फीचर्स इस वीडियो से सीखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था. सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. Here I have posted 5 pictures and we have to find correlation between all these 5 pictures. So सबसे पहले जो पिक्चर है आपकी वो है रॉबर्ट हुक की. इन्होंने 1665 में क्या किया कि जो ट्री की बार्क होती है, जो पेड़ की छाल होती है, उसके ड्राइड सेल्स की एक लेयर को लिया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क जिसको हम कहते हैं. उसके बाद उन्होंने इसको यहाँ पर रखा. जो ये वो माइक्रोस्कोप है जो इन्होंने यूज किया था. यहाँ पर रखने के बाद आई पीस से उन्होंने ऑब्जर्व किया. उसके बाद उनको जो स्ट्रक्चर दिखा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था. ये देखिए यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं, राइट. तो इन्होंने क्या बोला कि जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं ये ऐसे लग रहे हैं जैसे ये कोई रूम्स हो या चैम्बर्स हो. तो इन्होंने उन चैम्बर्स को नाम दिया सेलुला, राइट. अब जो सेलुला है उसको इन्होंने क्या टर्म दे दी बाद में, सेल्स. सो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी की सेल की वो किसने की, रॉबर्ट हुक ने. बट जो वो सेल्स थे वो कैसे थे, ड्राइड एंड डेड सेल्स थे वो. फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एंटोन वॉन लीeuwenhoek. इन्होंने क्या किया कि लिविंग सेल की डिस्कवरी कर दी. अब जो 5वीं पिक्चर है आपकी वो है लेटेस्ट माइक्रोस्कोप की, जो आजकल आपकी बायोलॉजी लैब में आप इजीली देख सकते हो. आई मीन कि आपने बायोलॉजी लैब में ये माइक्रोस्कोप देखा भी होगा, है ना. तो ये देखिए आपकी जो डिस्कवरी है सेल की कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर स्टॉप हुई. स्टार्ट कहाँ से हुई थी, रॉबर्ट हुक से. स्टॉप कहाँ पर हुई है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek से, राइट. उसके बाद और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को दिया.
सी हेयर, सेल क्या होता है? सेल होती है आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन इजी है और मोस्टली आप सबको पता भी होगी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। बट मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल मीन्स आपकी जो बॉडी है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो इसलिए बोला गया स्ट्रक्चरल, कि जो पूरी बॉडी का ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है? सेल से। फंक्शनल मीन्स आपकी बॉडी में जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं सेल्स के, वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसलिए सेल की डेफिनेशन क्या हुई? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब आपकी एक थ्योरी प्रपोज की थी जर्मन साइंटिस्ट ने। कौन सी थ्योरी थी वो? सेल थ्योरी। और किन्होंने की थी? थियोडर शेकमून, मैथियास शिल्डिन एंड रुडोल्फ वर्च्यू। 1838 में इन्होंने पास की थी वो थ्योरी, और उसमें इन्होंने कुछ एक पॉइंट्स बताए थे थ्योरी के। वो कौन से पॉइंट्स हैं उनको देखिए। फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि अर्थ पर अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना होगा? वो बना होगा सेल्स का। ऐसे ही सेकंड पॉइंट था, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे बनी होती है? ब्रिक्स से बनी होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ब्रिक्स के लगने से आप कितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, छोटी बिल्डिंग बना सकते हो। सेम ऐसा ही केस है अगर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो भी ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। अगर नंबर ऑफ सेल्स कम है तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? आपका छोटा होगा। थर्ड पॉइंट क्या था? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि आपका कोई नया सेल अगर जनरेट होना है तो वो पुराने वाले सेल से ही जनरेट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सेल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। प्री एग्जिस्टिंग मीन्स जो पहले से ही एग्जिस्ट करता हो अर्थ पर। फोर्थ पॉइंट क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम सेल्स। हमारा जो सेल होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी, और उस न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है। ठीक है, वो क्या करता है? पास करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू मदर्स। ठीक है, सॉरी, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे। पेरेंट्स से जब बच्चों में इंफॉर्मेशन जाती है तो उसको कौन सी इंफॉर्मेशन बोलेंगे? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बोली जाती है वो। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ऑल सेल्स हैव बेसिक केमिकल कंपोजिशन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब कि अगर आपकी जितने भी बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं, उनकी जो कंपोजिशन होगी, जितना भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं, वो सारे की सारी कंपोजिशन मीन्स जितने परसेंटेज है वो सारी की सारी इक्वली होगी। लास्ट पॉइंट क्या है? एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन द सेल, कि आपकी जो एनर्जी है जो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है वो आपकी सेल्स के अंदर ये एनर्जी फ्लो चलता रहता है। तो ये क्या है? आपकी सेल थ्योरी, जिसके 6 पॉइंट्स किन्होंने दिए थे? थियोडर शेकमून, मैथियस शिल्डिन एंड रुडोल्फ वर्च्यू इन 1838। लेट्स टॉक अबाउट सेल नंबर, शेप एंड साइज। सेल क्या होता है? यू नो वेरी वेल। आई विल रिपीट हेयर, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ मैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल नंबर। सेल नंबर क्या होता है? It has two categories. First is unicellular, second is multicellular. Unicellular means, uni means single. Those organisms which are made up of only single cell are known as unicellular. Example amoeba, bacteria, chlamydomonas, right? ये जो पिक्चर है आपकी ये अमीबा की है। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? दूज विच आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स मीन्स मोर देन 2 cells are known as plants, animals. These are the example of multicellular organisms. नेक्स्ट इज सेल साइज। तो जो सेल का साइज है वो देख लेते हैं। सेल्स क्या होते हैं? दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, देयरफॉर वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। सेल्स को हम मेजर करते हैं माइक्रोमीटर्स में या माइक्रोन्स में, ये इनकी यूनिट है सेल को मेजर करने की। अब आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है अब तक का वेल नोन स्मॉलेस्ट सेल जो है वो क्या है? आपका माइकोप्लाज्मा। और जो लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का वो क्या है? नर्व सेल। ये जो है ये 2 मीटर्स के आसपास होता है, ठीक है। तो नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ऑस्ट्रिच एग जो है लार्जेस्ट सेल है। ऑस्ट्रिच आपका बर्ड होता है, उसका जो एग है वो अब तक का वेल नोन लार्जेस्ट सेल है। सेल शेप की अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी शेप से अलग अलग हो सकती है। स्फेरिकल भी हो सकती है,
ओवल हो सकती है, स्पिंडल शेप्ड हो सकती है, इलिप्टिकल, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, कोलमनार, फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एंड सो ऑन, राइट। सी हेयर, ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाली, ये क्या है, एल्गी की है। तो इसकी शेप देख लीजिए, बैक्टीरिया की शेप देखिए, यहाँ पर ये सर्कुलर शेप दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लीवर है, फैट सेल है, स्मूथ सेल है, नर्व सेल, बोन सेल, डाई एटम, ह्यूमन स्पर्म, सो मैनी शेप्स आर रिप्रेजेंटेड हेयर, ठीक है। तो ये सारी की सारी शेप्स क्या है, सेम नहीं है, इनकी जो शेप है वो अलग अलग है, वो ओवल, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, कोलमनार कैसी भी हो सकती है। तो सेल की जो शेप है वो क्या करती है, वेरी करती है। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता है मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जो मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, राइट। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बने हुए हैं। तो हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, मतलब कोई जो पर्सन है और उसकी जो बॉडी है वो कैसे बनी होती है। ये देखिए, ये क्या है, आपके एटम्स हैं केमिकल लेवल पर अगर देखा जाए। फिर एटम से मिलकर क्या बना आपका, डीएनए। डीएनए मैंने पीछे क्या बताया, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को वो कैरी आउट करता है। ये क्या है आपका, एक मसल है, स्मूथ मसल है। ये सेलुलर लेवल पर देख लेते हैं, डीएनए है यहाँ पर, ये सेल है फुल आपका, स्मूथ मसल सेल है, स्पिंडल शेप्ड है इसकी। फिर ऐसे ही सेल्स ने मिलकर क्या किया कि ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पर कलेक्ट हो गए। इनका जो फंक्शन है स्मूथ मसल्स का एक जैसा है, तो इन्होंने क्या किया, टिश्यू लेवल पर टिश्यू बना लिया, राइट। जिनका भी सेम फंक्शन होगा वो सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। फिर जितने भी टिश्यू हों एक ही फंक्शन वाले, वो इकट्ठे होकर किसको बना लेंगे, वो ऑर्गन को बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, स्मूथ मसल्स टिश्यू लेयर जो है, ये स्टमक के अंदर एक मसल्स ने टिश्यू की लेयर बनाई हुई है जो कि स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई है। तो इससे आपका क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। ऑर्गन के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में अब तक देखो क्या चीज थी, एटम मिले, डीएनए बना, सेल बना, सेल से आपका टिश्यू बना, टिश्यू से आपका ऑर्गन बना, और अब क्या बनेगा, ऐसे ही काफ़ी अलग अलग ऑर्गन्स आपके टिश्यू बना लेंगे। और फिर यहाँ सिस्टम लेवल में अलग अलग ऑर्गन्स आपके अटैच हो जाएंगे। जैसे ये देखिए लीवर है, राइट, ये स्टमक है, ये स्टमक है आपका, पेनक्रियाज है, ये गोल ब्लडर है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जितने भी ऑर्गन्स टिश्यू ने बनाए हैं वो सारे यहाँ पर क्या हो गए, ऑर्गेनाइज कर लिया उन्होंने अपने आप को। और फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद आपको फाइनली क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आपके पास टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। जैसे कि आपका किडनी वाला जो है उस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम, फिर रेस्पिरेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है आपके पास, ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास कितने सिस्टम्स है, टोटल 11 सिस्टम्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो देखती हूँ मैं, जो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं सेल्स को, फर्स्ट थी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यहाँ पर हम एक कैटेगरी और डिवाइड कर सकते हैं, वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, देखो प्रोकैरियोटिक में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ये देखिए, ये आपका क्या है, सारा का सारा यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस है, और जो रेड कलर की ये है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। इट मीन्स यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मीन्स एक जो उनका मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता, वो ऐसे ही स्कैटर्ड होता है, राइट। यहाँ पर देखिए जो आपका ये है सेकंड पॉइंट प्रोकैरियोटिक का, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, राइबोसोम भी है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड है जो कि स्कैटर्ड मटेरियल है डीएनए का। यहाँ पर और जो इसके फालतू पार्ट्स है वो है यहाँ पर, लेकिन कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे यहाँ था वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें, जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे। ये जो है स्ट्रक्चर आपका, जितने भी बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं वो, ठीक है, किंगडम मोनेरा में आते हैं। और यहाँ पर जो यूकैरियोटिक में ये एग्जाम्पल किसका, प्लांट्स का, एनिमल्स का, और जो आपकी
फंगी होती है, उसका ये एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक्स का। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल। स्टूडेंट्स देखिए, आपने क्या हुआ है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया कि एक सेल से हमारी बॉडी कैसे बनी है, बट क्या एक्चुअली में आपको पता है कि सेल है वो किससे बना हुआ है? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सेल की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको हम प्लाज्मा भी बोल देते हैं। ये देखिए, ये आपका कोई सेल है, ये बाहर की जो लेयर है उसकी, उसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है। पोरस मीन्स जो आपके आउटर मोस्ट लेयर है उसमें पोर प्रेजेंट होंगे। वो क्या करेंगे, जो बाहर से, सेल के बाहर से और या अंदर से मटेरियल आना है उसको वो सिलेक्टिवली इनसाइड और आउटसाइड दी सेल भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर हर एक मॉलिक्यूल, आयन, वाटर या फिर प्रोटीन एंटर नहीं कर सकता। जो भी आपका सेल सिलेक्ट करेगा वही एंटर करेगा, तो उसी को बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो दूसरे सेल से उसको, या बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उससे वो उसको सेपरेट करती है, राइट। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या करती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और एक सेल को बाहरली जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है किसी भी लीकेज से, प्लस कोई भी मैकेनिकल डैमेज उसको ना हो उससे। और क्या करेगी, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, तो इनसाइड और जो आउटसाइड है उसके मटेरियल तभी जाएगा जब आपका सेल सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ लिया। अब सेल वॉल क्या चीज है, वो चीज देखिए। हमारी जो एनिमल्स है उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट के स्ट्रक्चर में। देखिए, प्लांट के सेल स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल बनी किससे होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये तीनों ही मटेरियल जितने भी प्लांट का सेल स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स को ये प्रोटेक्ट करती है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल्स की। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है, ऑलरेडी टोल्ड यू। अब यहाँ पर क्या है कि आपके आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है प्लांट सेल्स के अंदर, सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो हार्ड होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके साथ आउटसाइड में होता है, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में होता है। ये शेप देगी और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, साथ में आपका जितना भी मैकेनिकल शॉक्स और इंजरीज है, आई मीन डैमेज जो है सेल को, वो ना हो, इस चीज की वो इंश्योरिटी करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है बीच वाला, ये सारा आपका साइटोप्लाज्म का है, राइट। ये जो डॉटेड सर्कुलर स्फेरिकल स्मॉल स्मॉल आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपके राइबोसोम्स है जो आपके प्रोटीन बनाते हैं, और जो ये आपको येलोइश कलर की बाहर लेयर दिख रही है ये सेल वॉल है आपकी। ठीक है, और अंदर जो आपको ये रेड वाली दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है प्लांट्स में और सेल वॉल बाहर होती है। तो ये डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में। स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो आप कॉन्टिन्यूटी में बने रहिए ताकि आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो जाए, राइट। साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली लाइक मीन्स नॉट सॉलिड नॉट लिक्विड, मिक्सचर, राइट। तो जो आपका ये है साइटोप्लाज्म, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ये सारी साइटोप्लाज्म में होगी। और साइटोप्लाज्म जो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन ये आपकी है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है सेल का, है ना, एनिमल के अंदर। तो उसके इनर पार्ट में जो भी आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो किसका है, साइटोप्लाज्म के हैं। यहाँ पर काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स कौन से, जैसे यहाँ पर आपको देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, राइट। ये गोल्गी बॉडीज दिख रही है यहाँ पर, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है ये आपके किसके हैं, राइबोसोम्स के हैं। ऐसे ही ये आपके डॉटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर जितने भी स्मॉल स्मॉल सर्कल दिख रहे हैं वो किसके हैं, राइबोसोम्स के हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेल मेम्ब्रेन आप कर चुके हो, सेल वॉल कर चुके हो, अब साइटोप्लाज्म कर चुके हो। अब आपने क्या पढ़ना है कि जो सेल ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स है उनकी स्टडी करनी है अब आपको। नाउ इट्स टर्न टू नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ दिस सेल। जैसे आपके बिजली बोर्ड होते हैं, बिजली बोर्ड में क्या होता है, एक मेन पावर हाउस होता है ना, ऐसे ही आपकी बॉडी का जो मेन
पावर हाउस है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये आपके सेल के अंदर एनर्जी को क्रिएट करता है और उस एनर्जी से आप क्या करते हो, वर्क करते हो अपना डेली। अगर आप स्लीप पे कर रहे हो, अगर आप कहीं पर जा रहे हो, राइडिंग कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपका जो पावर है उसको चाहिए होगी आपको, ठीक है। तो वो पावर जो है आपको कहाँ से मिलेगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि नेम एनी वन ऑर्गेनल विच इज नोन एज द पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल, तो आप इजिली क्या लिखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए जो मसल सेल्स है और लीवर सेल्स है उनके पास काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एनर्जी को क्रिएट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक तो इनर मेम्ब्रेन होगी और एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। देखिए ये ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो ये फोल्डिंग है आपको दिख रही है ये आपकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। और जितनी भी इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है उसको आप क्या बोलते हो, क्रिस्टे। क्या बोलोगे, क्रिस्टे, राइट। तो ये जो फोल्डिंग है क्यों होती है, ये इसलिए होती है ताकि आप जब भी एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी करते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो क्रिएट हो जाए। एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए ये फोल्ड्स हैं, क्रिस्टे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से बन जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके पास स्टोर रहे, ठीक है। फोल्डिंग है जो आपकी ये क्रिस्टे की बढ़ जाती है जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो या कोई आप एक्टिविटी करते हो। जब आप रेस्ट करते हो उस टाइम पर ये फोल्डिंग ओपन हो जाती है, नॉट फुली बट पार्शली, राइट। नेक्स्ट जो आपका है ऑर्गेनल वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको नहीं सॉरी आपके सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। वो कैसे, जब भी कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है। फॉरेन बॉडी कैसे, जैसे बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, वायरस आया, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या है, आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं। तो जहां पर भी आपका फॉरेन पार्टिकल होगा वहां पर जाकर लाइसोसोम्स अपने आप को ब्रस्ट कर देते हैं। ये देखिए ये आपका लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है यहाँ पर, और ये इसकी आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है। यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब कि जो क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं खुद की। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर लेना। अब जैसे यहाँ पर आपका लाइपेज भी प्रेजेंट होगा जो फैट की ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएज मतलब जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेटेज जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करेगा। तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है ये जो लाइसोसोम है ये अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है, खुद को ये ब्रस्ट करेगा मतलब फट जाता है खुद, और जितना भी इसका केमिकल मटेरियल होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है, और जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस है वो सारे के सारे किल हो जाते हैं आपके। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट देयर इज किचन रूम इन प्लांट सेल्स? यस, किचन रूम। किचन रूम, अब आप बोलोगे किचन खाना बनाने के लिए होते हैं। यस, यू आर राइट। तो आपका जो ये किचन है प्लांट सेल्स में वो खाना बनाने के लिए ही है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर से जो प्लांट लेते हैं, प्लस आपका जो वाटर होता है जो रूट्स से लेते हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड जो आपका पिगमेंट प्रेजेंट है ग्रीन कलर का लीव्स के अंदर, उससे अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो खाना बनेगा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, 2 लेयर्स प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट लेयर जो ये रही ऊपर वाली, ये देखिए ये वाली, और फिर उसी के अंदर एक लेयर है ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन देन इनर मेम्ब्रेन। आपका फिर एक जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है वैसे ही एक जो स्ट्रक्चर है इनमें से ये है आपका थाइलाकॉइड बोलेंगे इसको। और जब थाइलाकॉइड की पूरी स्टैक बन जाएगी, जैसे आप कॉइन्स को अगर ऊपर रखते जाओ एक के ऊपर एक फिर उसके ऊपर एक, तो ऐसे एक स्टैक बन जाती है। उस स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोला जाता है उसको। फिर इन ग्रेनम को आपस में एक दूसरे से जो कनेक्ट करता है वो होता है आपका स्ट्रोमा। क्या होता है, स्ट्रोमा। फिर आपस में जो स्ट्रोमा के कनेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर ये जॉइंट है इसको बोलेंगे हम स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। तो ये आपका प्लांट का सेल है।
प्लांट सेल में आपका ये वैक्यूल है, मोस्टली प्लांट सेल्स में 90% वैक्यूल होता है, बाकी ऑर्गेनल्स जो है कम स्पेस को हायर करते हैं यहाँ पर। अब ये आपके क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट्स में खाना बनाने का काम करता है। अब देखिए राइबोसोम्स क्या है। अब आपने देखा होगा कि जो बॉडी को अगर हमने बिल्डअप करना है, बॉडी को अगर हमने ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं। हम कहते हैं ना कि दूध पियो तो बड़ा होगा बच्चा, वो कैसे बड़ा होगा, मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो कौन करते हैं, राइबोसोम्स करते हैं। और ये प्रोटीन को कैसे बनाते हैं, अमीनो एसिड से। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपकी काउंटिंग होती है 1 to 10 की काउंटिंग लगा लो, ठीक है। काउंटिंग्स के बाद आपने क्या स्टडी किया, टेबल्स। तो आपकी जो टेबल्स है, 2 की टेबल हो, 3 की टेबल है, वो किससे बनी हुई है, काउंटिंग वाले जो आपके नंबर्स हैं उन्हीं से बनी हुई है। ऐसे ही आपके जो प्रोटीन्स है वो किससे बने हुए हैं, अमीनो एसिड से बने हुए हैं, राइट। फिर जो राइबोसोम है वो किससे बने होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन से। देखो प्रोटीन सिंथेसाइजर वो खुद है और वो आरएनए का बना होता है। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लूइश कलर के जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है आपके राइबोसोम, और ये क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। Now I will talk about cell's post office. Post office, yes, it is little bit surprising, but your cell has post office, है ना। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, लेटर्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसे ही इसमें पोस्ट ऑफिस का काम क्या होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा मटेरियल्स की, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे, जैसे प्रोटीन बना, उनकी पैकिंग करी और उसको सेल के बाहर छोड़ाया, ठीक है। तो इसका जो काम है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये देखिए फ्लैट है, ये बिल्कुल ही लेयर्ड है, ये देखिए लेयर बनी हुई है इसके अंदर, ये देखिए लेयर बनी हुई है अगेन, है ना। और ये कैसे लगता है, जैसे आपका पैन केक होता है खाने वाला, वैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा इसका ये स्ट्रक्चर है। और ये लोकेटेड कहाँ पर है, नियर द न्यूक्लियस, कि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल ही पास होते हैं, ठीक है। वहां से फिर जो भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड प्रोटीन को बनाता है, तो ये पैक करके आगे ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार क्या होता है, जो ट्रांसफर नहीं होते, कोई भी अगर इसका मटेरियल पैकिंग किया हुआ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम्स को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स बोलते हैं। अब आपकी जो ये गोल्गी बॉडी है, ये क्या करेगी, प्रोटीन्स की पैकिंग करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स की पैकिंग करेगी, ठीक है, और उनको एक्सपोर्ट कर देगी। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है, उसको सेल के बाहर ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। अब आ जाते हैं वैक्यूल्स की बात पर। तो वैक्यूल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 90% प्लांट में होते हैं। देखो प्लांट सेल में कितना बड़ा स्पेस जो है किसका है, वैक्यूल का है ना। तो वैक्यूल का काम क्या करते हैं, जब भी प्लांट में एक्सेस स्टार्च बन जाएगा, वाटर होगा या वेस्ट मटेरियल होगा, तो ये उसको स्टोरेज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, आपका सेल दिखाए हुए हैं। इस सेल में न्यूक्लियस के पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये आपकी गोल्गी बॉडीज है। ये क्या करेगी, ये देखिए सर्कुलर स्ट्रक्चर, प्रोटीन को पैक किया, ट्रांसफर कर देगी अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वैक्यूल के अंदर, ठीक है। ये स्टोरेज, प्रोटीन स्टोरेज है। और ये लाइटिक वैक्यूल है, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन करना है अगर कोई भी मटेरियल, तो उसका है ये, ठीक है। तो ये है वैक्यूल के बारे में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इसका मेन रोल कहाँ पर होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनकी सिंथेसिस में। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। बीच में देखो बॉल लाइक स्ट्रक्चर पड़ा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता ही ऐसे ही है डियर स्टूडेंट्स, ये एक ना स्फेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर। देखिए न्यूक्लियस तो आपका ये है ना। और पोर क्या है आपके, ये वाले आपके पोर हैं, जिनमें से अंदर से कोई मटेरियल जाएगा बाहर, या फिर बाहर से कोई अंदर आएगा, है ना। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब यहाँ पर देखिए ये लेयर्स बनी हुई हैं। लेयर्स पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर डॉट 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 डॉट, काफी सारे आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स किस चीज के हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आपके राइबोसोम्स के हैं, जो आपका आई मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो प्रोटीन्स को बनाता है। और जो यहाँ पर देखिए कोई भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके लिपिड्स को बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, कि आपको देखो एक ही पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके 2 पार्ट्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाला कोई राइबोसोम नहीं है, रफ वाले के पास काफी सारे राइबोसोम्स हैं। रफ वाला प्रोटीन बनाएगा और स्मूथ वाला लिपिड्स को बनाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपोनेंट है हमारा वो क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताया था हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो कि डीएनए है ना। पहले बताया था कि जो हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है वो डीएनए है। तो ये क्या करेगा, सिग्नल्स को सेंड करता है ताकि कोई भी सेल ग्रो करे, मैच्योर करे, डिवाइड करे और फिर डाई हो जाए जब उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होती है, मैंने पीछे स्ट्रक्चर में बताया कि एक मेम्ब्रेन होती है जिससे कोई भी मटेरियल है वो क्या करेगा, इनसाइड आउटसाइड जा सकता है। न्यूक्लियस है आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज आपके सेल के अंदर होती है तो उनको ये कंट्रोल सेंटर बोला जाता है। अब आपका जो न्यूक्लियस है उसको सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाहर ये डार्क कलर की जो लेयर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को अलग करता है, ठीक है। अब आपका जो जितना भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे उसमें आपका ये साइटोप्लाज्म है प्लस आपका न्यूक्लियस है, ये सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलोगे, प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पर देखिए एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये क्या है आपका, ये क्रोमोसोम्स हैं जिस टाइम वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ये जो है क्रोमोसोम्स, ये जब भी आपकी सेल डिवीजन स्टार्ट होगी उस टाइम पर आप इनको देख सकते हो। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये आपके क्या है, क्रोमोसोम है जहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो आपकी बॉडी की इंफॉर्मेशन को कैरी करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, बच्चों तक जो लेकर जाएगी। अब ये सेल है आपका, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक ग्रीन कलर का आपको क्या दिख रहे हैं, क्रोमोसोम दिख रहे हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या होती है, जीन्स होती है। वही बताया ना मैंने, जैसे आपकी काउंटिंग होती है, काउंटिंग 1 2 3 से स्टार्ट करते हो, फिर टेबल बन जाती है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, फिर आपके एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसे आ जाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, ठीक है, जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और यहाँ पर जीन है, ये डीएनए की इंफॉर्मेशन सारी ही कैरी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट सेल हमेशा बड़ा होगा, एनिमल सेल छोटा होगा। सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। अब जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बच्चों, कि आपका एक सेल है और यहाँ पर आपका दूसरा सेल है, इन दोनों को आपस में जो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एनिमल सेल्स में ये चीज नहीं होती। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसको किचन रूम भी बोला जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता। वैक्यूल मैंने बताया था 90% होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। टोनोप्लास्ट एक लेयर होती है वैक्यूल जैसे ये है, इसके साइड में पतली सी एक लेयर होती है आउटर सरफेस पर, उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, ठीक है। सेंट्रियोल्स है वो यहाँ पर नहीं होते। सेंट्रियोल्स का मेन काम क्या होता है कि जब भी आपका सेल डिवाइड करता है वहाँ पर ये मेन रोल प्ले करते हैं। तो एनिमल्स में सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होते। न्यूक्लियस है जो आपके सेल में वो क्या होगा, प्रेजेंट है, लेकिन वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सेल की पेरिफेरी पर, मतलब कि सेल के सेंटर में नहीं होगा, साइड में होगा कहीं पर। और एनिमल सेल सेंटर में होगा। यहाँ पर प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, और यहाँ पर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो स्टोरेज मटेरियल है वो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो होता है वो स्टार्च होता है। जब मैंने बताया था ना फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के बाद वो जो खाना बनता है वो स्टार्च की ग्रेन्स में ही बनता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका प्लांट सेल है, ठीक है। ये देखिए वैक्यूल कितना बड़ा है यहाँ पर, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, गोल्गी अपैरेटस के बारे में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये देखो सेंटर में यहाँ होना चाहिए था, अगर एनिमल सेल होता तो सेंटर में न्यूक्लियस यहाँ होता, बट ये प्लांट सेल है तो इसका न्यूक्लियस सेल वॉल के बिल्कुल ही पास है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता चुकी हूँ, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो है आपकी ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। काफी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप आप भी साथ के साथ इसका आंसर दे रहे होंगे। ये एनिमल सेल है ना। एनिमल सेल में क्या है, ये देखिए ये एनिमल सेल है, ये जो न्यूक्लियस है ये पिक्चर ऐसे है आपकी, ठीक है।
ये ऐसे होती तो आपको समझ आता है कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है। तो अभी भी आपका जो ये है नियर अबाउट सेंटर है, लेकिन पेरिफेरी में नहीं है, मतलब सेल वॉल के बिल्कुल पास नहीं है। तो इसमें भी सब कुछ वही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स हैं। सीलिया देखिए क्या है, सीलिया नई टर्म है आपके लिए। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपकी जो हैंड है, हैंड के ऊपर आपने ऑब्जर्व किया होगा स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो वो सीलिया है। ठीक है, ऐसे स्मॉल स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको सीलिया बोला जाता है। माइक्रोविली क्या होती है, ये लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। गोल्गी एपरेटस के बारे में बता चुकी हूँ, जिसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में काम आते हैं। लाइसोसोम सुसाइड बैग होते हैं, है ना। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सारे फंक्शन मैं बच्चे बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझ आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। अब ओवरऑल सेल की अगर बात करते हैं तो अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस ऑलरेडी बता चुकी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपके सेल को, है ना। ग्रोथ होती है जब भी आपकी, फैसिलिटेट ग्रोथ। ग्रोथ जब होगी, सेल जो है आपका वो क्या करेगा, पहले तो ग्रो करेगा, है ना, उसके बाद वो मैच्योर होगा, फिर वो डिवाइड करेगा और उसके बाद वो डाई हो जाएगा। एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, वो भी सेल का फंक्शन है। और रिप्रोडक्शन जो होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स आपके क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो है सेल डिवीजन। तो देखिए पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से डीएनए रेप्लिकेट हुआ। यहाँ पर आपका कितने स्ट्रैंड्स से, यहाँ पे 4 स्ट्रैंड्स से, यहाँ पर कितने हो गए, 8 स्ट्रैंड्स हो गए। अब यहाँ से डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद 2 आपकी डॉटर सेल्स बन चुकी हैं, है ना। तो ऐसे आपका डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, सेल जो है आपका वो डिवाइड करता है। ये है आपकी माइटोसिस की बात। माइटोसिस में क्या होता है, जितना भी आपके पेरेंट्स के पास क्रोमोसोमल मटेरियल है, ठीक है, वही यहाँ पर जाता है आपका। जितना यहाँ पर आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जैसे पेरेंट्स के पास 46 है, तो बच्चा जो है उसके पास भी कितने होंगे, 46 ही होंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, पेरेंट सेल है, इसके डीएनए जो है उसने रेप्लिकेशन करी, रेप्लिकेशन करने के बाद यहाँ 2 नई डॉटर सेल्स बनी है। देखिए इन डॉटर सेल्स में और इस डॉटर सेल्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर माइटोसिस में आपके 2 सेल्स बनते हैं, बट मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो यहाँ पर आपके कितने सेल बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope my dear students, friends and everybody that you will like my video. Please share it with your friends and try to read it again in your book. If you found any difficulty, please contact me.